हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और डेली होती है, जो आपके लिए एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर हम सभी लोग संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर में आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और उन क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन फैक्ट को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए भाई, क्लास को आपके यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे और पहले प्रश्न का आप लोग उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है। रूप से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य। देखिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 1 में आप सभी लोगों को बता दिया गया है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है और यही संविधान में लिखा हुआ है, यानी कि राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई बताइए। राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है। तो राज्यों का यूनियन कह लो या राज्यों का समूह कह लो, एक ही बात है। तो जिनका भी उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता चल गया अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 2 के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि राज्यों का पुनर्गठन करना। तो राज्यों का पुनर्गठन करना किसका यहाँ पर बताया गया है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है। यानी कि भारत के बाहर के राज्यों को भारत में लाना ही क्या कहलाता है, राज्यों का पुनर्गठन करना कहलाता है। तो ये तो आपका अनुच्छेद 2 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि राज्य की सीमा को, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकताएं होती हैं। वे तीन आवश्यकता उपकरण कौन कौन से हैं? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। ऑप्शन नंबर बी है संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। या ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। तो चलिए भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग करोगे भाई, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो आप सभी लोगों को देखिए याद रखना है कि एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। और वो 3 उपकरण कौन से हैं? तो राष्ट्रपति हैं, संसद है और संबंधित राज्य का विधानमंडल है। तो जिनका भी उत्तर डी के साथ जा रहा तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान के किस धारा के अनुसार केंद्रीय सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई, जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई, क्या हो सकता है? नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताओगे भाई। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो धारा जो 3 है, यानी कि अनुच्छेद 3 जो है, ये आपका केंद्रीय राज्य नए राज्यों का गठन कर सकती है। बात आपको याद रखना है, केंद्र सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है। और अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 5 की, यानी कि धारा 5 की, तो ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, या आपके राज्यों के बहुमत की सहमति के संसद द्वारा। या ऑप्शन नंबर सी है संसद के विधेयक के द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी है परिवर्तन से प्रभावित प्रांतों की सहमति से संसद के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन, अगर हमको राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? संसद के विधेयक के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, संसद के विधेयक के द्वारा कर सकते हैं। तो जिनका भी उत्तर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बताइए भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे बनता है। तो आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये बात है 1953 की। तो और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? आपको याद रखना है कुरनूल उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी।
अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर कि भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किनका सृजन करने के लिए पारित किया था। बताएंगे इसका राइट आंसर किसका सृजन करने के लिए पारित किया था। 16 राज्य और 3 संघ छात्र क्षेत्र, 15 राज्य 5 संघ राज्य क्षेत्र, या 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र, या आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 24 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र। आपको याद रखना है उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताएं इसका सही उत्तर कि भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, धर कमीशन रिपोर्ट के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, या आपके साइमन कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए भाई, तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को याद रखना है भाषाई राज्यों का पृष्ठांकन जो है ये के धर कमीशन की रिपोर्ट ने किया था, के धर कमीशन की रिपोर्ट ने। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है, कब किया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलिए तो बात करें अगर हम लोग इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था। सिक्किम था, जम्मू कश्मीर था, पांडिचेरी था। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आप सभी लोगों को याद रखना है भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था। सिक्किम था। और यहाँ पर सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक आपको याद रखना है। सिक्किम की राजधानी क्या है भाई, गंगटोक आपको याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पहले सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को, मेघालय को, अरुणाचल प्रदेश को, या सिक्किम को। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद रखना है कि सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का स्थान दिए जाने से पहले उसको सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको दिया गया था, सिक्किम को दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। सिक्किम को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, नागालैंड को छोड़कर, या तमिलनाडु को छोड़कर। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखना है, जैसे कि अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया था। किसका राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष। उसके बाद आपको याद रखना है कि 5 अगस्त 2019 को जो भारत सरकार है, भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा में एक विधेयक को पेश किया गया। कौन से विधेयक को पेश किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 विधेयक को पेश किया गया। ठीक है, जिसमें जो है अनुच्छेद 370 को प्रभावी से हटा दिया गया। पहले ये प्रभाव में था, यानी कि अब ये प्रभाव से इसको हटा दिया गया और इस राज्य को, यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको बांट दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है आप सभी लोग बताएंगे। अगर आप सभी लोग भाई अपडेटेड रहते तो बताएंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। इस प्रश्न में आप सभी लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो बताइए भाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, या चंडीगढ़। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है गोवा के साथ, तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। त्रिपुरा, दामन द्वीप, लक्षद्वीप, या पुदुचेरी। चलिए, तो एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, त्रिपुरा जो है ये एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कराएंगे इसका राइट आंसर। देखिए भाई
भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि भारत एक रिपब्लिक है, यानी कि भारत में चुनाव होते हैं, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगर वंशानुगत शासन होता तो भारत जो है रिपब्लिक नहीं होता, भारत गणतंत्र नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या प्रशासक के द्वारा। चलिए तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर। आप सभी को पता है, बिल्कुल सही आपका उत्तर आ रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के बारे में लिखा है, मंत्रिमंडल नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के बारे में लिखा है, मंत्रिमंडल नहीं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो जो लोग राष्ट्रपति का चयन करते हैं वो लोग निर्वाचक मंडल में होते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है, आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 66 में किसका वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होगा, यानी कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। चलिए अनुच्छेद 72 अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्तियाँ होती हैं, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 75 अगर हम लोग बात करें तो एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ये बात अनुच्छेद 75 में कही गई है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कब किया गया था। कब किया गया था आपको बताना है इसका राइट आंसर। 1963 में, 1960 में, 1957 में, 1953 में। तो कब किया गया था, 1960 में किया गया था। बम्बई प्रांत को गुजरात में और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 7 में या भाग 9 में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भाग 1 में तो संघ और उसके राज्य के बारे में लिखा हुआ है। भाग 2 की अगर हम लोग बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और कौन से भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 जो है ये इसमें नागरिकता से संबंधित ही बातों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 9 में जो है, अनुच्छेद 9 नहीं बल्कि भाग 9 की बात करें तो पंचायतों से संबंधित है, आपको याद रखना है, पंचायतों से संबंधित है। चलिए भाई, तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ था बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, चुनाव आयोग, संसद एवं राज्यों के विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति भी है। तो क्या होगा, आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो देख भाई, नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है तो कौन करता है, संसद करता है, ठीक है। और ये बात अनुच्छेद 11 में भी लिखी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता देना है या नहीं देना है, ये बात कौन तय करती है, तो संसद तय करती है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से अनुच्छेद में भारत में नागरिकता के विषय में बताया गया है, बताइए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए भाई, तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर। क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि अनुच्छेद 11 जो है ये संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी है आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही विशेषता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता तो है नहीं, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। उसके अलावा राज्य की एकल नागरिकता तो राज्य की नहीं बल्कि देश की होना चाहिए। तो भाई, तो देश की एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही है आपका उत्तर। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान
करता है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त तो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बात आपको बतानी। इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने बात बताई थी कि एकल नागरिकता का प्रावधान होता है भारत देश में। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इसका राइट आंसर कि देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है। कि अगर हम लोगों को नागरिकता चाहिए है देशीकरण के माध्यम से, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, बताइए। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है, ये आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जन्म से नहीं मिल सकती, बल के प्रयोग से नहीं मिलती, वंशानुक्रम से नहीं मिल सकती, हम लोग चयन कर सकते हैं, इनके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्ट मार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध को, परामादेश को, उत्प्रेषण को या अधिकार परीक्षा को? तो भाई जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग भाई। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सब भाई जो है आपको याद रखना है, रेटे हैं, ठीक है, रेटे हैं जिनका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इसका राइट आंसर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 में, ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद के क्लॉज ए की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है अनुच्छेद 21 के साथ तो बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। यहाँ पर अनुच्छेद 21 की बात की जा रही है, लेकिन हम लोग बात करें अनुच्छेद 21 के का की, तो अनुच्छेद 21 के का में लिखा हुआ है कि जो 6 से 14 वर्ष के बीच में है बच्चे, इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो बता दीजिए इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है। तो मौलिक अधिकार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इसका सही उत्तर कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में निम्नलिखित में से कौन वर्णित नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन वर्णित नहीं है अध्याय 3 में, तो बताइए भाई कौन वर्णित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर देखिए कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही होगा, ये वर्णित है, इसके बारे में बताया गया है अध्याय 3 में। उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, तो ये भी बिल्कुल सही है। काम पाने का अधिकार जो है ये आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, ये आपका सही नहीं होगा, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता? तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? आर्थिक समानता इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए। अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 12 से 35, 222 से 235। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही होगा। आपका उत्तर मौलिक अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में है, बात आपको याद रखना है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान
कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति हुई है। तो बताइए इसका राइट आंसर भाई क्या हो सकता है। क्या आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 या अनुच्छेद 14, 16। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 14 और 16 की बात करें तो यहाँ पर 14 से मिलाकर 16 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो वेतन है समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाएगा, यानी कि सबको समान वेतन मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 14, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 नहीं बल्कि 15 नहीं बल्कि 14 और 16 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका सही उत्तर कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक है, वितरक है या प्रतिमानित है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो आपको देखिए याद रखना है कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो है प्रक्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। तो धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है भाई, बताइए। तो समानता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अस्पृश्यता का अंत जो है ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 17 में किया गया है। उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो अभी मैंने आपको मौलिक अधिकार गिनाए थे, तो इनमें से कौन सा मैंने आपको मौलिक अधिकार नहीं गिनाया था भाई, बताइए कौन सा भाई मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है, ये आपको बताना भाई। तो देखिए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर। तो देखिए नैसर्गिक न्याय का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ये एक ही तरह से बात है, बस एक ही तरह को अलग अलग तरह से लिख दिया गया है, तो ये भी आपका अधिकार है। असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं है। तो देखिए असमान परिस्थितियाँ, ठीक है, असमान परिस्थितियों से यहाँ पर क्या बात की गई, जिसके आपातकाल लग जाता है तो उस समय आपकी बाहर जाने की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत क्या समाहित है ये आपको बताना भाई। इसके अंतर्गत क्या समाहित है, जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत समाहित है। ऑप्शन नंबर ए है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये तो सही है। सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है शिक्षण संस्थानों और सरकार में स्थान और पदों का आरक्षण, समाज के कमजोर वर्ग के लिए पोस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी विकल्प बिल्कुल सही है। इस स्थिति में ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है और जिनका भी उत्तर डी है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में के अंतर्गत है। अनुच्छेद 17, 16, 15 या अनुच्छेद 20। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग करोगे, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर।
देखिए, तो अभी तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 17 में, ये आपको याद रखना। तो अनुच्छेद 15 की अगर हम लोग बात करें, कौन से भाई, अनुच्छेद 15 की बात करें, तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 यानी कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग है, उसके अलावा जन्म स्थान है, तो इन किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें जो अनुच्छेद 16 है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि नौकरियों का समान अवसर, यानी कि सभी को एक तरह से देखा जाए तो सभी को कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरियों में। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखो कि हाइट के हिसाब से, ठीक है, जिसकी ज़्यादा हाइट होती है, या एक मान लीजिए क्राइटेरिया होता है कि इतनी जो है हाइट वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, या हाई स्कूल में या इंटर में या आपका ग्रेजुएशन में इतने प्रतिशत से ऊपर जिनके हैं तो उनका जो है अप्लाई वो लोग कर सकते हैं। तो आप लोग कहोगे ये भी तो भेदभाव है, तो ये भेदभाव की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर देखिए क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो आपको बताना है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, या ऑप्शन नंबर सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर देखिए क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं। जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग भी हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का किसमें प्रतिष्ठापित है। उद्देशिका में है ये। राज्य के यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व है, या मूल अधिकार है, या 7वीं अनुसूची में। तो कल्याणकारी राज्य के बारे में कहाँ पर बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है, सिद्धांतों में बताया गया है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है यहाँ पर तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या ऑप्शन नंबर भी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, या सभा नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कर देंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के कुछ उद्देश्य हैं, तो जो उद्देश्य नहीं है उसको आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। उसके अलावा सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी एक उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी उत्तर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है पंचायत राज की व्यवस्था के बारे से संबंधित है। अनुच्छेद 44 आपको याद रखना है नागरिकों के एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 आपको याद रखना है राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, इसमें बताया गया अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 आपको याद रखना है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो सकता है, बताइए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये एक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर के इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से करें भाई, कौन सम्मिलित नहीं। तो अगर हम लोग बात करें सूचना का अधिकार जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। शिक्षा के बारे में, कर्मकारों को निर्बाध मजदूरी के बारे में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में, या बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले तब तक। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग भाई क्या हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर प्रौढ़ शिक्षा हो जाएगा, यानी कि एडल्ट एजुकेशन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनमें से किसके बारे में संविधान शांत है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बताइए भाई। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य निर्देश, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या आपके 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही होगा। आप सभी लोगों का उत्तर सही हो जाएगा अगर आपका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21 का तो अनुच्छेद 21 के में क्या कहा गया आपको पता होगा। जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, बच्चे हैं, इनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आपके 86वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था, आपको याद रखना है। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर आप सभी लोग। मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, तो ये तो है एक। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, ये भी है। निषेध का मतलब होता है मनादी करना। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, ये भी है भाई। उसके अलावा लिखा हुआ है 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो ऐसा नहीं लिखा है। ये आपका तत्व नहीं होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो फिर से मैं वो अनुच्छेद बताना चाहता हूँ। अनुच्छेद 21 के में लिखा हुआ है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का या अनुच्छेद 43 का या अनुच्छेद 41। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर अनुच्छेद 51 जा रहा है, अनुच्छेद 51 अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, ये एक मूलभूत अधिकार है या मूल कर्तव्य है या नीति निर्देशक सिद्धांत है या उपयुक्तों में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था पंचायती राज का व्यवस्था का संबंध जो है ये कौन से अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 40 से है। ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको बात याद रखना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। जैसे कि अनुच्छेद 40 में आ रहा है तो जाहिर सी बात है नीति निर्देशक सिद्धांत से ही संबंधित है, क्योंकि आप सभी को पता है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, आप सभी लोगों को याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है। तो गांधी के दर्शन से मिलता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर भाई। ऑप्शन नंबर ए है समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, या ऑप्शन नंबर सी है ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, या ऑप्शन नंबर डी है समान व्यय, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता।
तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। ये क्या है, ये एक नीति निर्देशक तत्व है जो गांधी जी के दर्शन से मिलता है, आपको याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है कौन से अनुच्छेद में है, फिर से मैं आपको बता दूँ, अनुच्छेद 40 में आपको याद रखना है। अनुच्छेद 44 में क्या है भाई, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण है। और अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो जो लोग भी यहाँ पर आंसर नंबर सी को चुन रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी को चुन रहे थे, बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन नंबर डी है मूल अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, इनके राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक का दस्तावेज भी कहा जाता है, सामाजिक नीति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, आपको बताना है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 31। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है आपको बताना है। तो अनुच्छेद 38 ऐसा बोलता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा आप सभी लोगों का उत्तर। यहाँ पर मैं आपको कुछ अनुच्छेद बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि अनुच्छेद 52 में तो मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है ये आपको याद रखना है। 53 में आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी ये राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 तो मैंने आपको बता दिया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपको बताना है कि भारत संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है, बताइए क्या होगा। आप किस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो जिनका उत्तर ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है। लेकिन बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो राष्ट्रीय एकीकरण आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 मैंने आपको बताया था नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होती है। चलिए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है। तो कौन सा है भाई, अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद 44 इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ए के अय्यर, एस कुंजरू, एच वी कायत या के टी शाह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा था, किसके द्वारा ये कथन कहा गया था आपको बताना है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ये कथन कहा गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो जल्दी से करेंगे इसका राइट आंसर भाई क्या हो सकता है। तो देखिए काम का अधिकार जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है, आपको याद रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्ण कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब कि निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है या लचीले है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, आप सभी लोगों को याद रखना है निर्देशक तत्व जो है ये आपके अवाध्य योग्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं महत्वपूर्ण, तो उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। बताए भाई मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या मौलिक कर्तव्यों में, या ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुति में।
तो यहाँ पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताने की कोशिश कीजिए। तो ये भी आपका कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है ये भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और मैं आपको अनुच्छेद भी बता चुका हूँ, अनुच्छेद भी मैं आपको बता दूँ। अनुच्छेद 50 में ये बात लिखी है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान में, या ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार समिति की संस्तुतियों में। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में है। तो जो लोग भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 50 आपको याद रखना है। देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। शांति में विश्वास, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण या मद्य निषेध का कार्यान्वयन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मद्य निषेध का कार्यक्रम जो है ये अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही है आपका उत्तर। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और सभी को वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय BSA, जय BSA, जय BSA, जय हिंद।